अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस है उनमें कुछ अपूर्णताएं होती हैं। वो अपूर्णताएं किस प्रकार की हो सकती हैं? उसमें 3 प्रकार का पढ़ा था हमने, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अशुद्धता। इन 3 प्रकार के दोष पढ़े थे, उसके कारण उसमें ये अपूर्णताएं आ जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के विद्युतीय गुण। और विद्युतीय गुण में कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है, होती है तो कितनी होती है। तो अब आज का टॉपिक है विद्युतीय गुण। क्रिस्टलीय ठोस जो थे ये ज़्यादातर जो धात्विक होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो अधात्विक अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो होता ही नहीं है मुक्त अवस्था में, तो वो तो विद्युत कारोधी होता है। तो फिर भी चलो उसकी विद्युत जो गुण है वो देखेंगे। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन अगर हम जिसको विद्युत रोधी कहते हैं उसकी में से विद्युत धारा इतनी कम होती है कि हम उसको नगण्य मान लेते हैं। तो ये जो रेंज होती है विद्युत परास जो उसको कहते हैं, तो वो होती है 10⁻⁻20 से 10⁻7, और ये होती है, इसको हम कहते हैं चालकता। तो चालकता की परास होती है 10⁻⁻20 से 10⁻7, और इसका मात्रक जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुल 27 कोटि हो जाती है, क्योंकि 20 तो ये और ये 7, इसकी जो 27 कोटि तक का इसका चालन का क्रम हो जाता है। अब अलग अलग पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। किसी में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, किसी में थोड़ी मुश्किल से होती है, और किसी में होती नहीं। तो इस उदाहरण पर पदार्थ को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, 3 तरीके से। और उनकी चालकता का क्रम भी हम निर्धारित कर सकते हैं। वो किस पदार्थ की कितनी चालकता है वो ज्ञात की जा सकती है। ज़्यादातर ये फिजिक्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पर विद्युतीय गुण में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक होता है चालक, दूसरा होता है विद्युत रोधी, और तीसरा होता है अर्धचालक। ये 3 है क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन उसके हमने 3 वर्ग में बांट दिया। किस आधार पर? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित के आधार पर या उसकी विद्युत चालकता के आधार पर, कि जिसकी विद्युत चालकता हो उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसको चालक कहेंगे। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती तो उसको की चालकता नहीं है, या चालकता है तो इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको नाप नहीं सकते, तो ये विद्युत रोधी। ये मान होता है लगभग 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के आसपास का, और एक होता है ये इनके बीच का। तो अब इनमें हम साथ में इनकी परिभाषा भी पढ़ें और इनकी चालकता परास भी लिखें, तो आधे आधे नंबर के ये 3-4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले है चालक। तो चालक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और आसानी से प्रवाहित होती है तो उसकी जो चालकता की परास है वो धनात्मक होगी, बहुत अधिक होगी। तो वे पदार्थ विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, तो इनको हम चालक कहेंगे। इनकी जो चालकता की जो परास होती है वो 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसकी जो चालकता परास है
वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो जो धातु होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, बहुत ज़्यादा चालक होती है, तो उसकी प्रवाह 10⁷ होती है, सबसे ज़्यादा चालक। उससे कुछ कम हो तो इसमें 10⁴ तक आ जाती है। तो जो धातु की चालकता है ये 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अगला है एक विद्युत रोधी। विद्युत रोधी वो हो जाएगा कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसको हम कहेंगे विद्युत रोधी। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या उसकी कहेंगे कि चालकता बहुत कम होती है, या ये कहेंगे कि चालकता नगण्य होती है, नेग्लिजिबल। और इसमें जो परास होती है, चालकता परास, ये 10⁻⁻20 की होती है, बहुत ही कम, 0.00009 से लेकर 19 जीरो तक लगाते हैं। दो हो गए। तीसरा पदार्थ ऐसा होता है जिसकी चालकता इन दोनों के बीच की होती है, कि इससे तो कुछ कम चालक होते हैं और इसकी तुलना में ज़्यादा चालक होते हैं, उसको कहते हैं अर्धचालक। इनमें विद्युत धारा कितनी होगी प्रवाहित, कि चालक से तो कम है और अर्धचालक से ज़्यादा। या ये कहें कि इसकी जो चालकता होगी वो चालक पदार्थ से कम और विद्युत रोधी से अधिक। इतनी होती है। तो कितनी हो जाएगी चालकता परास, चालकता परास में इसका होगा कि साधारण ताप पर कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो आसानी से जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और कुछ अर्धचालक ऐसे भी होंगे जिसमें कठिनाई से होती है। तो इसकी जो चालकता परास होती है वो 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो हमारे पास अब ये 3 लिमिट आ गई, ये 3 लिमिट आ गई। इनमें सबसे ज़्यादा चालकता कौन सी होती है, 10⁷। सबसे कम कौन सी होती है, 10⁻⁻20। अर्धचालक में सबसे कम कौन सी होगी, 10⁻⁻6, और अधिकतम 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो हो गया विद्युतीय गुण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक जो चल रहा है वो क्रिस्टलीय ठोस का, और सारे क्रिस्टलीय ठोस चालक नहीं होते, तो हम पढ़ेंगे इसमें केवल धातुओं का। तो धातुओं में विद्युत चालन कैसा होता है, और वो होता है तो धातु विद्युत के चालक क्यों होते हैं, या ये कहें कि जो विद्युत रोधी होते हैं वो विद्युत के अचालक क्यों होते हैं, इसका हम कारण पढ़ेंगे। तो अब अगला है धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में विद्युत चालन। चालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। चालक की परिभाषा हमने ये दी थी कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो चालक 2 प्रकार के होंगे, एक तो होता है धात्विक और एक होता है विद्युत अपघट्य।
धात्विक जो चालक होता है उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जबकि विद्युत अपघट्य होता है वो ठोस अवस्था में है तो विद्युत का अचालक होता है, लेकिन वो गलित अवस्था में आ जाए या विलीन अवस्था में आ जाए तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आयन के कारण होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अब लिखेंगे धातुओं में विद्युत चालन। तो सबसे पहले जो चालक होगा, सबसे पहले तो देखते हैं चालक कौन होंगे। तो चालक की परिभाषा तो हमने पीछे लिख दी। तो ये चालक दो प्रकार की है। पहला होता है धात्विक चालक, और जो धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धात्विक अगर है तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, चाहे वो ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो, कोई भी हो, विद्युत धारा दोनों में प्रवाहित हो जाएगी। तो धात्विक है तो ये ठोस भी हो या द्रवित अवस्था हो, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य अगर ठोस है तो वो अचालक होगा, और अगर विलीन या गलित अवस्था है तो चालक होगा। और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो आयन के कारण होगी। ये आयन के कारण होगी। आयन दो होंगे, प्लस और माइनस। जब भी उसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे बाहर तो धन आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, ऋणाग्र की तरफ, और ऋण आयन है वो एनोड यानी धनाग्र की तरफ जाएंगे। तो धातु जो होता है ये, इसकी चालकता किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और हम देखते हैं कि जो धातु होते हैं उनकी चालकता भी समान नहीं होती। तांबे और सिल्वर की चालकता सबसे ज़्यादा है, लोहे की उससे भी कम है, और कई धातु और है उससे भी कम है। तो ये जो चालकता होती है वो निर्भर करती है प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो जो धातु की चालकता है किस पर निर्भर करता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की भी कौन सी संख्या पर निर्भर करेगा, जो उसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है। और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करेगा। अगर उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, और अगर उसके पास कम है तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। तो धातु की चालकता है ये। तो अब हमारे पास एक नया नाम आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम जो चालक या अचालक हैं उनकी व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं कि कोई पदार्थ चालक है तो क्यों है, विद्युत रोधी है तो क्यों है। तो वो निर्भर करेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर संयोजी कक्ष पूरा भरा हुआ है तो क्या होगा, और संयोजी कक्ष के बाद में या संयोजी जो बैंड होता है उसके बाद में एक जो अगले कक्ष होते हैं वो मिलकर एक चालन बैंड बनाते हैं। तो ये 3-4 मैं बनाऊंगा चित्र, उसके आधार पर हम इनकी परिभाषा भी देंगे और इनमें अंतर भी देखेंगे, चालक का, विद्युत रोधी और अर्धचालक तीनों की। अभी तो एक बार यहाँ इतने दिया, अब मैं एक चित्र बना रहा हूँ और उस चित्र में संयोजी बैंड और चालन बैंड की स्थिति बताएंगे, और उसके आधार पर हम तीनों की व्याख्या आसानी से कर देंगे। चित्र को देख के हम बता देंगे कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये।
ये 4 स्थितियाँ बनी है। इन 4 में ये 2 एक साथ रहेंगी, ये अलग और ये अलग। इनमें जो ये नीचे वाला लिखा है ये कहलाता है संयोजी बैंड और ये कहलाता है चालन बैंड। किसकी ऊर्जा कम, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है? स्पष्ट दिख रहा है, संयोजी बैंड की ऊर्जा कम है, चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा है। ये होते कौन से हैं? अगर हम इसमें कोई एक उदाहरण ले लें, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, सिलिकॉन का ले लिया। मान लिया सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, 3s2 3p2 और 3d0, क्योंकि इसमें d कक्षक भी शुरू हो जाते हैं तीसरे में। तो जिसमें सारे कक्षक भरे होते हैं उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जो सबसे बारीक कक्ष है। तो सबसे बारीक कक्ष तो हमारे पास ये है, ये पूरा भरा हुआ है, इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये 2s 2p भरे हुए हैं, इनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। 3s2 3p के कारण है और 3d खाली पड़ा है। यहाँ पर 3s2 3p ये तो संयोजी स्थिति कहलाएगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन अभी इसमें जा रहे हैं। और उसके बाद में 3d भी है, उसके बाद 4s 4p, इसके बाद ये भी तो है 4s0 4p0 4d0 और 4f0, ये भी तो है। इनमें किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, ये इनको हम चालन बैंड कह देंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो संयोजी बैंड, और जो उससे ज़्यादा की ऊर्जा होते हैं, ये ऊर्जा का क्रम भी सही है कि सबसे कम इसकी ऊर्जा है, उसके बाद इसकी है, इसके बाद इसकी है, इसके बाद ये है, 3p के बाद 3d की बारी आएगी। तो जहाँ तक तो 3s2 3p2 तक ही है, 3d यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाता है, 4s ये और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी ऊर्जा और ज़्यादा होगी तो ये और ज़्यादा ऊंचे चले जाएंगे। तो संयोजी बैंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, सबसे बारीक कक्ष, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा रहे, आगे वाले खाली कक्ष कहें, वो सारे चालन बैंड में आ जाएंगे। अब निर्भर करेगा कि इनके बीच में दूरी कितनी है, ये ऊर्जा अंतर कितना है। इसको फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। फॉरबिडन जोन। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ केवल संयोजी बैंड है, ये यहाँ चालन बैंड नहीं है। ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, ये संयोजी, ये चालन, ये संयोजी, ये चालन, लेकिन इसमें चालन नहीं है। इसमें चालन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर संयोजी बैंड है वो खुद आधा भरा हुआ है, इसके पास ये खाली जगह पर है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं आसानी से, बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के आसानी से पहुँच जाएंगे। ये संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से यहाँ पर अतिव्यापित हैं, और इसमें भी संयोजी बैंड आसानी से चालन बैंड में आ सकते हैं बिना किसी ऊर्जा के। तो इन दोनों स्थितियों में यह विद्युत का चालक होगा, यह चालकता प्रदर्शित करेगा। तो ये तो दोनों गुण हो जाएंगे इसके चालक के। अब इसमें ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई भी कक्षक खाली नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जगह ही नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये चालन बैंड सारा खाली पड़ा है और यहाँ पर एनर्जी गैप भी कम है। तो इसको अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से आ जाएंगे, और इसमें फिर सारा खुला पड़ा है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इसकी चालकता इसकी तुलना में तो कुछ कम होगी, लेकिन कुछ चालकता है, तो इसको हम कहते हैं अर्धचालक। और ये जो संयोजी बैंड है ये पूरा भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए जगह नहीं है। चालन बैंड पूरा खाली है, लेकिन इसके बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि अगर हम इसको ऊर्जा दें भी तो भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर यहाँ नहीं पहुँच सकते, पहुँच ही नहीं पाते। तो उनको बस यहीं रहना पड़ेगा, और यहाँ रहेंगे तो मुक्त अवस्था में नहीं है,
और मुक्त अवस्था में नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके कारण इनको विद्युत रोधी कहते हैं। ये तीनों में अंतर आ गया। तो चालक कब हो गया? चालक होगा कि या तो संयोजी कोष अपूर्ण हो, संयोजी कोष है वो अपूर्ण हो, या संयोजी कोष और चालन बैंड अतिव्यापित हो, एक दूसरे के साथ इनकी ऊर्जा में बिल्कुल भी अंतर न हो, एक दूसरे से टच करते हो, या संयोजी कोष व संयोजी बैंड बोल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर तो संयोजी कोष है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर भी संयोजी बैंड कह देते हैं, वह चालन बैंड में ऊर्जा अंतर नहीं हो। इनमें यहाँ पर ऊर्जा का अंतर नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच में है। यहाँ पर ये अतिव्यापित है एक प्रकार से, यह लिख सकते हैं अतिव्यापित हो, तो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। यहाँ पर इनमें थोड़ा सा अंतर है, इनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड में कम ऊर्जा अंतराल है, और इतना है कि आसानी से इसमें जा सकते हैं थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करके, और इसमें अधिक अंतराल होता है। तो तीनों में अंतर आ गया समझ में, बिल्कुल आसान सा है। तो इसकी परिभाषा की बजाय ये चित्र अपने आप ही परिभाषा बोल देते हैं। अब एक प्रश्न और बनता है इम्पोर्टेंट, अर्धचालक पर आते हैं। अर्धचालक को अभी बताया था कि अगर इसको हम थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, गर्म कर दें, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, और अगर इसको ऊर्जा और ज़्यादा दे दें, ताप और ज़्यादा दे दें तो और ज़्यादा जाएंगे, और ज़्यादा दे दें तो और ज़्यादा जाएंगे। क्या मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंचेंगे। तो इनके जो है अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, लेकिन इनकी कम होती है। यहाँ चालकता कम होती है। ऐसा क्यों हो गया? ताप बढ़ाने पर तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बढ़ेंगे तो जल्दी गति करेंगे, चालकता बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर तो अभी समझ में आ गया कि वो ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये सारा खाली है। तो यहाँ वाले भी तो यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ वाले भी तो यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इन चालकों में एक दिक्कत आती है कि जैसे मान लिया हमारे पास ये एक चालक है, ये एक चालक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से इसको गर्म कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम इस पूरे को गर्म करते हैं, पूरे को एक साथ गर्म करेंगे, तब इसकी चालकता में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके परमाणु भी तो हैं, यहाँ इसके परमाणु हैं, और जब इसको ताप देंगे तो ये परमाणु कंपन करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और जब यहाँ कंपन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कठिनाई आएगी, अवरोध उत्पन्न होगा, और अवरोध उत्पन्न होने के कारण चालकता में कमी आ गई। तो इस कारण जो चालक पदार्थ होते हैं उनको अगर ताप दे दें तो चालकता में कमी आती है, लेकिन अर्धचालकों को अगर ताप दे दें तो चालकता बढ़ जाती है। ठीक हो गया? अब आगे हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के बारे में ज़्यादा डिटेल। तो अर्धचालक है कौन कौन से, कौन कौन है अर्धचालक?
तो आवर्त सारणी में जो 14 वर्ग है उसके तत्व ज़्यादातर अर्धचालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन भी उसी में है लेकिन वो नहीं करता। तो यहाँ पर सिलिकॉन व जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व ये अर्धचालक के गुण प्रदर्शित करते हैं। इनका कम ताप अगर हो तो इनकी चालकता कम होती है, और ताप बढ़ा दे तो चालकता बढ़ जाती है। और अगर ये शुद्ध अवस्था हो तो इसको हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक। शुद्ध अवस्था में, और जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तो इनकी चालकता कम होती है। इनकी चालकता कम होगी। अब इसकी चालकता बढ़ानी है तो सीधा सा तरीका कि गर्म करें। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम गर्म नहीं कर सकते, हमारे पास उसको गर्म करने की सुविधा नहीं है, और हर जगह उसको गर्म करने के लिए जो उपकरण है वो भी साथ में नहीं रख सकते, तो क्या करें। और लेकिन चालकता बढ़ानी है तो इसका दूसरा तरीका होता है कि इसके अंदर हम अशुद्धि मिला दें, और अशुद्धि भी कोई भी नहीं, मनमर्जी की अशुद्धि नहीं। इसमें भी जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो आवर्त सारणी में जो 14 वर्ग का तत्व है उसके या तो इस तरफ वाली या इस तरफ होगी। इस तरफ है वर्ग संख्या 13, इस तरफ है वर्ग संख्या 15। इन तत्वों की अगर अशुद्धि मिला देंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और इसको हम कहते हैं अपमिश्रण। तो अशुद्धि मिलाने पर बढ़ती है, और जब अशुद्धि मिला देते हैं तो उसको कहते हैं अपमिश्रण। आधे नंबर का प्रश्न है कि अपमिश्रण क्या होता है। अपमिश्रण होता है कि नए जो अर्धचालक है उसके अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन वाले या उससे एक कम इलेक्ट्रॉन वाले की अशुद्धि मिला दे, तो उसे अपमिश्रण कहते हैं। नैज अर्धचालक में सिलिकॉन या जर्मेनियम कौन से होते हैं, वर्ग संख्या 14, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी हो या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। सिलिकॉन जर्मेनियम वर्ग 14। के साथ इलेक्ट्रॉन न्यून वर्ग 13 या इलेक्ट्रॉन धनी वर्ग 15, ये वर्ग संख्या के आधार पर चलते हैं, वर्ग संख्या 13 या वर्ग संख्या 15। अगर इनकी अशुद्धि मिला देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी और इसे अपमिश्रण कहेंगे। इसे अपमिश्रण कहते हैं। तो आधे नंबर का प्रश्न है कि अपमिश्रण क्या होता है। अपमिश्रण से जो नैज अर्धचालक होता है उसकी चालकता कम होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून जो तत्व है उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसे अपमिश्रण कहते हैं। इसके बाद है मिलाने से क्या हुआ, चलो वो करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम बनाकर देखते हैं। चालकता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। हमारे ध्यान में एक बात रहनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ की चालकता कब बढ़ेगी। उसकी चालकता तभी बढ़ती है जब उसके पास मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और उसको ताप दे रहे।
चालक के लिए थोड़ी अलग बात होती है, हम अर्धचालक का ही पढ़ रहे हैं एक बार, तो ये दोनों स्थितियाँ होनी चाहिए। तो ताप तो हर बार दे नहीं सकते, तो हम किसी तरीके से इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, तब चालकता बढ़ जाएगी। फिर वो कमरे के ताप या कम ताप पर भी चालक हो जाएगा, जो शुद्ध है सिलिकॉन जर्मेनियम उसकी तुलना में चालकता बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा, देखते हैं। पहले शुद्ध अगर सिलिकॉन है तो क्या स्थिति होगी, उसका चित्र बनाता हूँ मैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन धनी की अशुद्धि उसके अंदर मिलाएंगे। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14 3s2 3p2। यह इसको कह सकते हैं कि 2 8 4। बाहरी कक्ष में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर देता है। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन परमाणु ये हो गया, एक इधर लिख दिया, इसके पास भी ये 4 है, एक यहाँ कर दिया, इसके पास भी 4 है, एक यहाँ कर दिया। ये प्रत्येक सिलिकॉन के पास बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बीच वाले के पास देखते हैं उसके अष्टक पूरा हो रहा है क्या। 4 तो उसके पास खुद थे, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक ये और एक ये, इसके 8 हो गए पूरे। 4 तो खुद के थे, 5 6 7 8। इसी प्रकार इसको ये दे देगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया और सहसंयोजक बंध बन जाएगा आसपास से। तो हम इसको ये दिखा रहे हैं। ये सारे सिलिकॉन परमाणु है, शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में है तो इनके पास कहीं पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ गए। अब हमने इसको पहला, अब हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन धनी है वो अशुद्धि मिला रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि का मतलब है इससे अगले वर्ग के, और वर्ग संख्या 15, वर्ग 15। और वर्ग 15 में कौन से होते हैं, सिलिकॉन के बाद होता है फास्फोरस, और सिलिकॉन से पहले होता है एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के ऊपर होता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है बोरोन, और ये है जर्मेनियम। ठीक है, इनमें किसी के अशुद्धि मिला दे। और इसके नीचे होता है आर्सेनिक, इनमें से किसी की भी अशुद्धि मिला दे। बोरोन यहाँ होता है, ये नाइट्रोजन होता है साथ। अब हमारे पास मान लिया ये सिलिकॉन पड़ रहे हैं, इसमें किसकी अशुद्धि मिलाई, ये वर्ग संख्या 13 14 15 आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल वर्ग 15 की मिलाएंगे। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक, नाइट्रोजन गैस से नहीं मिला सकते, बाकी बचे फास्फोरस या आर्सेनिक की। मान लिया फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, 2 8 5 होता है। इसके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में। तो इस सिलिकॉन के साथ थोड़ा सा फास्फोरस लेकर गर्म कर दिया,
तो गर्म करने से सिलिकॉन है उसका मान लिया एक परमाणु, कम से कम ज़्यादा भी होंगे, मान लिया एक परमाणु बाहर निकल गया और उसके स्थान पर फास्फोरस आ गया, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यहाँ पर सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मान लिया ये सिलिकॉन है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इधर का है, ये इधर का है और ये इधर का है। इधर वालों को मैं इस तरीके से लिखा रहा हूँ, क्रॉस लगा रहा हूँ। ये सिलिकॉन का परमाणु यहाँ से बाहर निकल गया अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये निकल गया यहाँ से। तो बंध टूट गए और इसके स्थान पर फास्फोरस आ गया और फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस आ सकता है क्या? आ जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन और फास्फोरस के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं है, इस कारण फास्फोरस यहाँ पर आ गया। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो वापस बंध बनाने में काम आ जाएंगे, ये इसके साथ बंध बना देगा, ये वापस पुरानी स्थिति आ गई। लेकिन फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वो इसके पास ही यहाँ पर है, मुक्त है। तो ये इस जालक में कहीं पर भी जा सकता है। ये तो हमने एक का ही उदाहरण लिया। इस प्रकार के क्या पता कितने सिलिकॉन के परमाणु हटते हैं और उसके स्थान पर फास्फोरस आएंगे। जितने ज़्यादा हटेंगे उतने फास्फोरस के परमाणु आएंगे, उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतनी ही चालकता बढ़ेगी। गर्म करने की जरूरत पड़ी क्या? गर्म भी नहीं करना पड़ा, कमरे के ताप पर इसकी चालकता बढ़ेगी। इस कारण शुरुआत में लाइन लिखी थी हमने कि जो नए अर्धचालक हैं उनकी चालकता कम होती है और उसके अंदर अशुद्धि मिला दें तो चालकता में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो शुद्ध सिलिकॉन था उसकी तुलना में चालकता बढ़ गई, तो ये चालकता बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये गति करेगा। इसको हम कहेंगे क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण को नेगेटिव कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे n प्रकार की अशुद्धि, नेगेटिव प्रकार की। तो जब ये मिलाते हैं वर्ग 15 के तत्व, और वर्ग 15 के तत्व कौन से थे? या तो फास्फोरस या आर्सेनिक, तब इसको n प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। n का मतलब है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है यहाँ पर, इसके कारण ये जिसकी चालकता है वो बढ़ जाएगी, मुक्त अवस्था में आ गया। अब दूसरी अशुद्धि भी रहते हैं, वर्ग संख्या 13 की। वर्ग संख्या 13 में यहाँ पर बोरोन की भी मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी मिला सकते हैं। इधर नाइट्रोजन नहीं थी क्योंकि वो गैस थी। अब की बार क्या हो जाएगा? अब है दूसरी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, और इसमें मिलेंगे वर्ग 13 के तत्व, और वर्ग 13 के हैं बोरोन या एल्यूमिनियम। इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा इसको भी देखते हैं। मैं इसे भी बना रहा हूं। अब की बार हमने जो शुद्ध अवस्था में था सिलिकॉन, उस सिलिकॉन के साथ बोरोन या एल्यूमिनियम मिला दिया। मान लिया एल्यूमिनियम मिला दिया, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। यह इससे पहले गैलियम होता है, ये भी कह सकते हैं, चाहे बोरोन मिले। बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम कोई भी मिला दे, जो भी मिला देंगे उसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पर जो सिलिकॉन था वो तो हट गया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर हट गया। इसके स्थान पर मान लिया एल्यूमिनियम आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया। अब की बार एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बना दिया, ये बंध बन गया इसका, ये बंध बन गया इसका, ये जगह खाली रह गई, यहाँ पर बंध नहीं बना।
तो यहाँ पर एक खाली जगह रहेगी, इसको कहते हैं होल, छिद्र। एक छिद्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब जो आसपास के जो सिलिकॉन के परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भरने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये छिद्र यहाँ पर बन गया। इसकी पूर्ति करने के लिए ये यहाँ आएगा, तो ये छिद्र बन गया। इसकी पूर्ति करने के लिए ये यहाँ आएगा, तो ये छिद्र बन गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, छिद्र किधर जा रहा है, वो देखो। इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और छिद्र रहा है ये विपरीत। तो अगर इसको विद्युतीय क्षेत्र लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा एनोड की तरफ, धनागर की तरफ, और ये जो छिद्र है वो जाएगा कैथोड की तरफ। अब इसके कारण ये विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है, ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अशुद्धि मिला दी, तो इस कारण जो अशुद्ध अर्धचालक होता है उसकी चालकता बढ़ जाती है। अब इस अशुद्धि को कहेंगे क्या, कौन से इस अर्धचालक को, क्योंकि इसमें अशुद्धि मिला दी। तो पिछले वाले को कहा था n प्रकार के अर्धचालक। अब की बार यहाँ पर होल उत्पन्न हो गया, और होल उत्पन्न हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव मान सकते हैं यहाँ पर, और पॉजिटिव के कारण इसको कहेंगे p प्रकार के। तो यहाँ पर जो बनेगा वो p प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न बन गए। n प्रकार के अर्धचालक कौन से होंगे, क्या होंगे, p प्रकार के क्या होंगे। तो n प्रकार का अर्धचालक तो तभी बनेगा जब नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दे, तो n प्रकार का बनेगा। और जब नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला दे तो p प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और दोनों चालकों के कारण, चाहे n हो या p हो, जो अशुद्धि है उसके कारण जो अर्धचालक है उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। अब इसका उपयोग कहाँ है, क्या काम आएगा, इतनी देर हो गई हमें पढ़ते हुए। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उपयोग आता है। इसने सारी दुनिया आसान कर रखी है। तो अब अगला है n व p प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला तो होता है डायोड बनाने में। तो डायोड क्या होता है, डाईओड, डाई इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो। तो यहाँ पर n और p दोनों को मिलाया जाता है, फिर डायोड बनता है। तो n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक का संयोजन करके डायोड बनाया जाता है। तो पहला है डायोड बनाने में, और डायोड होता क्या है, n प्रकार व p प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन। n और p प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन, एक n प्रकार का अर्ध मिला लिया, एक p का, दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे तो ये डायोड बनेगा। इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है उसमें परिशोधक के रूप में काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आता है ये काम। दूसरा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है,
ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, NPN व PNP। यहीं पर परिभाषा है ट्रांजिस्टर की। N का मतलब है N प्रकार का अर्धचालक, P का मतलब है P प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि P प्रकार का अर्धचालक है, इसको दो N प्रकार के अर्धचालकों के बीच में दबा दिया। यहाँ पर N प्रकार का अर्धचालक है, उसको दो P प्रकार के अर्धचालकों के बीच में दबा दिया, सैंडविच बना दिया, तब ट्रांजिस्टर बन गया। तो यहाँ पर क्या परिभाषा हो जाती है इसकी ट्रांजिस्टर की, कि एक प्रकार का अर्धचालक है, उसकी परत को अन्य प्रकार के या दूसरे जो प्रकार का अर्धचालक है उसकी दो परतों के बीच में दबा दे। और दो के बीच में जब आ जाता है एक, तो उसको सैंडविच कहते हैं। यहाँ पर N के बीच में P सैंडविच हो गया, यहाँ P के बीच में N सैंडविच हो गया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रेडियो और जो श्रव्य संकेत होते हैं उनकी पहचान करने में और उनके प्रवर्धन में, उनकी क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। तीसरा होता है सौर सेल। सौर सेल में भी इन अर्धचालकों को काम में लेते हैं। वहाँ पर जो डायोड काम में लेते हैं उसको फोटो डायोड कहते हैं। और जो सौर सेल होता है वो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें जो काम आता है वो फोटो डायोड होता है, और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये यहाँ तक तो आगे अपने चालकों के प्रकार। अब इससे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, कि हमने देखा कि वर्ग संख्या जो 14 के तत्व हैं वे सारे अर्धचालक हैं, और उसमें 13 या 15 की अशुद्धि मिला दें तो उनकी चालकता बढ़ जाती है, और 12 और 16 से क्या हो जाएगा, इससे इधर आ जाता है 12वां। और जो 12वां तत्व होता है वो संक्रमण तत्व होता है, और उसमें होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी ये होते हैं 12वें वर्ग में। और 16वें वर्ग में, 16वें वर्ग में कौन होते हैं? ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सेलेनियम, ये होते हैं। किस किस को मिला है? वर्ग संख्या 13 और 15 को मिला दे। एल्यूमिनियम के साथ फास्फोरस को मिला दे तो इसके गुण भी इसी प्रकार के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों का औसत 4 आ गया। तो इनमें औसत संयोजकता है या औसत संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 4 होते हैं। और अर्धचालक थे सिलिकॉन, इसके पास भी 4 थे।
तो इन दोनों का औसत इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम जो फास्फाइड बनेगा, इसको हम एल्यूमिनियम फास्फाइड कहेंगे, उसके गुण भी सिलिकॉन या अर्धचालक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ग 13 और 15 के तत्वों को मिला दें। किस किस को मिलाया है? वर्ग 13 और 15 के तत्वों को। एल्यूमिनियम के साथ फास्फोरस को मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर एक आता है 13 का एक तत्व होता है इंडियम, और इधर होता है एंटीमनी, इनको भी मिला दे, तब बन जाएगा। अच्छा, एक तो बन गया एल्यूमिनियम फास्फाइड, एक बन जाएगा एंटीमनी, इंडियम और एंटीमनी, एक ये रहा गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो इनकी औसत संयोजकता भी 4 है। और इनकी औसत संयोजकता 4 होती है अर्धचालकों की। तो गुण मिल जाते हैं इनके। इस कारण एल्यूमिनियम फास्फाइड है वो भी कुछ अर्धचालक की तरीके से व्यवहार करता है। इसी प्रकार अगर 12वें और 16वें को मिला दें तो 12वें के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहरी कक्ष में 6 होंगे, 2 6 8, 8 का आधा 4। तो जिंक के साथ ज़्यादातर सल्फर को मिलाया जाता है। तीनों के साथ ही, कैडमियम के साथ भी, मरकरी के साथ भी, तो ये बन जाएंगे। तो 12 और 16 के तत्व कौन से होंगे? 12 और 16 के तत्व होंगे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, या सेलेनियम को भी मिला सकते। मरकरी के साथ सेलेनियम को मिला दिया, या कैडमियम के साथ सेलेनियम को मिला दिया, ये हो गया। या यहाँ मरकरी है, इसके साथ इसके नीचे है फिर यहाँ पर टेल्यूरियम, इसको मिला दिया। तो इनकी भी औसत संयोजकता 4 ही है। यहाँ पर भी औसत संयोजकता 4 है। तो इसके कारण इनके गुण आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ये जो यौगिक हैं वो भी अर्धचालकों के तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यौगिक बनेंगे ये पूर्ण सह संयोजक नहीं होंगे, इनमें कुछ आयनिक लक्षण आ जाएंगे। ये जो होते हैं पूर्ण सह संयोजक नहीं होते, इनमें आयनिक लक्षण आ जाते हैं। क्यों? कि जिंक इलेक्ट्रॉन, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन या विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आ गया तो आयनिक गुण आ जाएंगे। तो इसमें जो सहसंयोजक नहीं होते, आयनिक लक्षण है, आयनिक लक्षण किस पर निर्भर करेंगे? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन है और इधर संक्रमण तत्व ले लिए, तो इनको अगर ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो ऑक्साइड बनेंगे, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड, और उनका भी गुण धातु की तरह होता है। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है TiO, CrO2 है, क्रोमियम का ऑक्साइड है ReO3 है। इनके गुण हैं वो धातुओं की तरह होते हैं। विद्युतीय गुण, तो ये हमने सारा पढ़ लिया विद्युतीय गुण के बारे में। तो बहुत ही आसान है। इसमें यहाँ पर विद्युतीय गुण जो होंगे वो चालक, अचालक या विद्युतरोधी और अर्धचालक उसके अनुसार है, और हमने अर्धचालक की थोड़ी ज़्यादा डिटेल पढ़ ली।
अब इसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, वो हम अगले जो अपना लेक्चर होगा उसमें चुंबकीय गुणों के बारे में पूरी व्याख्या करेंगे कि उसमें चुंबकीय गुण आएंगे, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, या होगा तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, 4-5 प्रकार आएंगे। वो हम अगले जो अपना लेक्चर है उसमें उसको पढ़ेंगे।